नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बहुत गंभीर खबर लेकर आपके लिए आए हैं। यह खबर इधर उधर से नहीं बल्कि उस संसदीय क्षेत्र से है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आते हैं। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया गया है। यह ऐसा वैसा एजेंट नहीं था, देखने में बहुत सामान्य सा इंसान था जो एक बंद कमरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारता था। रहने वाला हिंदुस्तान का था, वाराणसी का था, लेकिन यह पाकिस्तान को बहुत खुफिया जानकारी वाराणसी से दे चुका था। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इसने वाराणसी के कई घाट, गंगा घाट के बारे में भी और मंदिर के बारे में भी तस्वीरें पाकिस्तान के आईएसआई को भेजी थी। इसलिए बहुत गंभीर विषय बन जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कार्यालय से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां जो वाराणसी से जुड़ी हुई हैं उसने आईएसआई और पाकिस्तान को शेयर की है। क्या है पूरी डिटेल आपको अब एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे थे, इस शख्स का नाम है मोहम्मद तुफैल। यह तुफैल एक आईएसआई का एजेंट है। यूपी एटीएस ने तुफैल नाम के जासूस से सारा सच उगलवा लिया है। इसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पता चला कि यह तो पाकिस्तान के लिए काम करता था। इसने पाकिस्तान को बहुत सारी खुफिया जानकारी भेजी थी। वाराणसी आप सबको पता है कि आतंकियों ने एक दौर ऐसा भी आया था कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले शुरू कर दिए थे, उन पर टारगेट शुरू कर दिए थे। तुफैल ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी जानकारी दी थी। कई पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में आ चुका था तुफैल, यहां तक कि पाकिस्तान की एक लड़की के इश्क में पड़ चुका था। ये आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करता था। ये मतलब जो भड़काऊ भाषण देता था उस मौलाना का वीडियो शेयर करता था। बाबरी मस्जिद का बदला लेने और शरीयत कानून लागू करने के मैसेज ये शेयर करता था। मतलब जिस मैसेज में पाकिस्तान से जो मैसेज आता था कि बाबरी का बदला लेंगे, उस मैसेज को ये यहां शेयर करता था वाराणसी में। तुफैल ने राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, वाराणसी रेलवे स्टेशन, लाल किला की फोटो भी पाकिस्तानियों को भेजी थी, पाकिस्तानी एजेंट्स और आईएसआई को भेजी थी। आप जब इसके बारे में जानेंगे, बहुत सामान्य सा दिखने वाला लोग था। जब इसको गिरफ्तार करने एटीएस की टीम पहुंची तो इसके आसपास के लोगों को भी यकीन नहीं हुआ। तुफैल पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वाराणसी में शेयर करता था और उससे लोगों को जुड़वाता था, जिससे पाकिस्तान के इस ग्रुप में वाराणसी के लोग जुड़ सके। और सिर्फ जुड़ते ही नहीं थे, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी आईएसआई करती थी। तुफैल 600 पाकिस्तानियों के साथ एक नफीसा नाम की पाकिस्तानी महिला के भी संपर्क में था। कुछ लोग कहते हैं कि इसी 600 लोगों में से एक ऐसी भी पाकिस्तानी महिला थी जिसके साथ ये प्यार मोहब्बत की बात किया करता था। पाकिस्तानी महिला नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में है। वो पाकिस्तानी सेना का एक जासूस बताया जाता है और उसी नफीसा के साथ ये घंटों चैट किया करता था। यूपी एटीएस ने वाराणसी से आरोपी तुफैल को गिरफ्तार किया है। अब सोचिए जासूसी का ये कितना बड़ा नेटवर्क है। वाराणसी एक संवेदनशील जगह है, वो जगह है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई जगह है। वहां पर नमो घाट, काशी घाट, दशाश्वमेध घाट, जो यहां पर घाट हैं, उन घाटों की तस्वीर, उनकी जानकारी और उन घाटों से जुड़ी हुई कई बातें, खास बातें इसने पाकिस्तानी आईएसआई को दी थी। यही नहीं, ये पाकिस्तानी एजेंट के साथ जुड़ा हुआ था। हमने आपको जैसा बताया 600 लोग, 600 वो पाकिस्तानी लोग जो कि आईएसआई के एक तरीके से पेमेंट पर काम कर रहे थे, जो पाकिस्तान के थे, उनके साथ इसकी बातचीत होती थी। जब इसके फोन डिटेल, कॉल डिटेल खंगाली गई, जब इसके फोन को खंगाला गया तो पता यह चला कि इसके फोन में ज्यादातर नंबर तो सिर्फ पाकिस्तानियों के सेव हैं। आसपास के लोग इस बात पर हैरान हो गए कि तुफैल कभी अपने पड़ोसियों को फोन नहीं करता था, लेकिन सोचिए घंटों वो पाकिस्तानियों से बातचीत किया करता था। जिस पड़ोसियों से उसका रोज वास्ता पड़ता था, उन पड़ोसियों को एक कॉल नहीं और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को वो फोन कॉल किया करता था। जासूसी का ये नेटवर्क अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। चिंता तो इस बात पर है कि उस जगह तक ये नेटवर्क पहुंच चुका है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं। इसलिए बहुत गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए भी है कि पाकिस्तान अलग अलग पैंतरे आजमा रहा है। और ये अलग अलग पैंतरे क्या है, सोचकर देखिए।
वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को टारगेट कर रहा है। आपने देखा घर में काम करने वाली एक महिला को टारगेट किया, गार्ड की नौकरी करने वाले एक चौकीदार को टारगेट किया, बकरी पालन करने वाले तुफैल को टारगेट किया और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को टारगेट किया। आईएसआई और जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं वो अब अलग अलग कैटेगरी से मतलब लोगों को बात कर और उससे उनसे जानकारी निकलवा रहे हैं। तुफैल को अब कितने पैसे मिलते थे इस जानकारी के लिए, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन आपको मोटे तौर पर दिखाना चाहेंगे कि जासूसी का ये नेटवर्क, जासूसी का जो नेटवर्क शुरू हुआ था पंजाब से, वो अब कितना बड़ा हो गया है। करीब 14-15 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब से गिरफ्तारी हुई, हरियाणा से गिरफ्तारी हुई, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपने देखा कितना बड़ा ये नेटवर्क बनता जा रहा है और इसलिए गंभीर विषय बनता जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के लिए। अब उस नेटवर्क के बारे में जरा डिटेल में आपको समझाते हैं, क्यों हमें इस नेटवर्क से सावधान रहने की जरूरत है। वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा देते हैं कि कैसे ज्योति मल्होत्रा के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं आईएसआई के एजेंट्स हैं जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जासूसी कर रहे 12 से ज्यादा पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए हैं। तुफैल भी उनमें से एक था जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा था। पकड़े गए लोगों में देखिए, जैसा हमने आपको बताया, अलग अलग तरीके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यूट्यूबर, सिक्योरिटी गार्ड, स्टूडेंट्स, ड्रग पैडलर, इन सबको टारगेट किया जा रहा है। ये एजेंट आईएसआई के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और सिर्फ जानकारी नहीं, कई जगहों की तस्वीरें भेजते थे। आपने देखा पंजाब में एयरबेस के पास से तस्वीरें लेते हुए लोग पकड़े गए। 4 मई को अमृतसर के फलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया। सेना की छावनियों और एयरबेस की तस्वीरें इन्होंने भेजी। इनका संपर्क हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू के माध्यम से आईएसआई से हुआ था। कैसे लोग एजेंट्स बनते हैं ये भी आप समझते जाइएगा, आपको पूरी डिटेल इसमें पता चलेगी। 11 मई को मालेर कोटला से गजाला, जो कि जिसके पति का देहांत हो चुका था, और यामीन मोहम्मद, दोनों को गिरफ्तार किया गया। गजाला घरों में काम करती थी। यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया था गजाला के साथ साथ। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में जानकारी देते थे ये। गजाला को शादी का झांसा देकर दानिश नाम के एजेंट ने फंसाया था और उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तानी आईएसआई को ये सारी जानकारियां पहुंचने लगी। 13 मई को गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। ये लोग सैन्य गतिविधियों और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की जानकारी लीक करते थे। मतलब हर तरीके की जानकारी ले रहा था पाकिस्तान और आईएसआई। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने एक बड़ा नेटवर्क उसने खड़ा किया। 5 मई को पानीपत से 5 मई को नौमान इलाही को गिरफ्तार किया गया, जो आईएसआई के संपर्क में था। कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया सोचिए। पंक्चर बनाने वाले लोगों को, दुकान चलाने वाले लोगों को, यूट्यूबर्स को। 16 मई को कैथल से देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था। यह 4 एजेंटों के संपर्क में था और उनमें से एक एजेंट महिला भी थी। आरोप यह लगा कि हनी ट्रैप का भी शिकार हो गया है। मतलब इस तरह के लोगों को टारगेट किया गया है हर तरीके से ऑपरेशन, क्योंकि पाकिस्तान के सारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया चैनल्स तो बैन कर दिए थे। 16 मई को ही हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया, जो ट्रैवल विद जो नाम का एक चैनल चलाती थी। आईएसआई के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो बना रही थी। यहां तक कि पहलगाम हमले के बाद भी इसने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया और जो एजेंसियों ने पूछताछ की तो पता चला कि वो जो प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया गया था उसका नैरेटिव भी आईएसआई ने ही दिया था। पाकिस्तानी दूतावास में वीजा के समय दानिश से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का संपर्क हुआ था, जो कई बार पाकिस्तान और चीन की यात्रा कर चुकी थी। और संयोग यह था कि वो संयोग कहिए या प्रयोग कहिए कि पहले पाकिस्तान की यात्रा होती थी, फिर चीन की यात्रा होती थी। इसके अलावा हरियाणा के ही, माफ करिएगा यहां हरियाणा लिखा हुआ है लेकिन हरियाणा है ये, हरियाणा के नूह से अरमान और नीम हकीम मोहम्मद तारिफ ये गिरफ्तार हुए थे। सिम कार्ड पाकिस्तानी अधिकारियों को ये देते थे। पाकिस्तानी यात्रा की बात भी इन्होंने कबूली थी और पाकिस्तानी यात्रा जब इन्होंने की थी, जो इनको वीजा मिला था पाकिस्तान के लिए, उसके बदले पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों ने इनसे सिम की डिमांड की थी। किसी ने 2 सिम, किसी ने 4 सिम, किसी ने 6 सिम तक दिए थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर से शहजाद को गिरफ्तार किया गया। शहजाद पर आरोप है कि उसने भी संवेदनशील जानकारियां लीक की और यह तस्करी में भी शामिल था। तो ये
पूरा आईएसआई ने एक नेटवर्क खड़ा किया था, उत्तर प्रदेश तक इस नेटवर्क के तार पहुंच गए थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमने पंजाब बताया, हमने हरियाणा बताया, हमने उत्तर प्रदेश बताया। भारत के 3 बड़े राज्य उस आईएसआई के एजेंट्स इन तीनों राज्यों में पहुंच चुके हैं। यहां तक कि सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी कब कब आए, कितनी बार आए, वाराणसी आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, तुफैल इसकी जानकारी नोट करता था। एक वो शख्स जो घर में बंद रहता था और बकरी पालन करता था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से, बीजेपी ऑफिस से, घाटों की जानकारी से, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानकारी हासिल करने से क्या मिलेगा? कभी किसी ने सोचा? दोस्तों, इस वक्त भारत की सरकार ऐसे एजेंट्स को, आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आज जो एटीएस ने गिरफ्तार किया, ये भी गिरफ्तारी भी बड़े फिल्मी अंदाज में हुई है। आप जो गोल घेरे में देख रहे हैं, उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया। उससे पहले एटीएस का एक आदमी पहुंचा, एक सामान्य नागरिक बनकर। वो फोन पर बात करते हुए उस घर में घुस गया जहां पर ये रहता था, तुफैल नाम का ये आदमी रहता था। और ये देखिए, आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर तुफैल रहता था इस घर में। आस पड़ोस के लोगों से भी वो मुलाकात नहीं करता था। जब तुफैल की गिरफ्तारी हुई तो आसपास के लोगों ने क्या कहा है, आपको हम वो भी सुनवाते हैं। इनके ऊपर हमें मतलब कि शंका है, तो ये इनका थोड़ा सा ऐसा पाया जा रहा है। तो हम लोगों ने, वो बाहर थे, हम लोगों ने बुला करके उनको एटीएस के हवाले कर दिया कि भैया अगर ऐसी कोई बात मिलती है तो ठीक है, आप जांच पड़ताल कर लीजिए। हम लोगों ने उसे छुपाने की भी कोई कोशिश नहीं की। उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? उसकी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है, दोषीपुरा से, जब वो अपने घर पे था। अच्छा, यहाँ पे कितने साल आया? यहाँ पे कब आया? यहाँ पे कोई 7-8 साल हो गया। अच्छा, मोबाइल से संपर्क में रहने की तमाम बातें आ रही हाँ, है सामने, हाँ, मोबाइल वो में सोशल- आप लोग को जानकारी थी किनसे? नहीं, देखिए वो कोई अपने पर्सनल फोन में किससे क्या चैटिंग कर रहा है, किससे क्या वो कर रहा है, ये किसको कैसे पता चल सकता है भैया? हम लोग जब मोबाइल जब चेक करेंगे, नहीं कोई फोन पर्सनल होता है। फोन माली से बात करता है, क्या बात है? आपका भाई तो आप लोग सुनते हो? देखिए वो सुनते नहीं है कभी, वो कॉल से क्या सुनते हैं, वो चैटिंग वेटिंग से क्या करता सवाल है। इस बात का है कि 600 से अधिक जो फोन नंबर्स थे, उनसे उसको लगातार संपर्क में था, टच में था, देखिए- बातचीत करता था। बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के जो प्रतिबंधित संगठन थे उनके संपर्क में था। तो आप लोग को कभी उसकी बातों से नहीं लगा कि वो गजवाए हिंद या इस तरीके की बातें करता हो? नहीं। बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो से वो शेयर करता था। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें इस बारे में खुद कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई अच्छा, बहन। परिवार का बता दीजिए, परिवार में कौन कौन है? किसके? आपके परिवार में कौन कौन है? बता दीजिए। हमारे परिवार में हमारे भाई हैं, हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं। क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं कि देखिए, हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं, अभी ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे पिताजी तो नहीं है, वो गए थे एटीएस ऑफिस में। उन्होंने कहा था भैया जो आपको उचित कार्रवाई लगे करिए, हम इसमें कोई हम अपने इसका जो अभियुक्त है हम उसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। अफसोस है कि वो आपका भाई था, वो इस बिल्कुल तरीके की- अफसोस है, बिल्कुल अफसोस है, क्यों नहीं है। भाई एक ऐसे अफसोस वक्त है। पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हाँ, हुई हाँ। है, सरहद पे जो सेना है वो जाके लड़ रही है, और इस बीच में आपका जो भाई है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। शर्मिंदा है आप लोग? इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्यों नहीं होगी बताइए, क्यों नहीं? पूरा परिवार शर्मिंदा है। ये जो अभी आप सुन रहे थे, ये तुफैल का भाई है। कहते हैं कि ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये मामा का भाई है, लेकिन पूरा परिवार सिर्फ एक शख्स की वजह से, एक तुफैल की वजह से आज अपने मोहल्ले के लोगों से आंख नहीं मिला पा रहा है। सोच कर देखिए, अगर एक खास तबके के लोगों को कोई सवाल के घेरे में खड़ा करता है तो वो सिर्फ तुफैल की वजह से खड़ा करता है। ये तुफैल जैसे जब तक लोग रहेंगे तब तक इसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। खैर, आईएसआई के अब इस पूरे नेटवर्क को भारत सरकार ने शिकंजे में ले लिया है, और भी कुछ बड़ी जानकारियां, कुछ बड़े खुलासे होंगे। अब तो इनके आकाओं तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, सिर्फ 11-12 दिनों में ही पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। युवाओं को टारगेट करने का जो सपना देख रहा था,
जो मजबूरों को टारगेट करने का सपना देख रहा था आईएसआई, उस सपने पर पानी फेर दिया है भारत की सरकार ने। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, हम चाहेंगे कि आप भी जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।